हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KST मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आई होप कि आप लोगों की रिवीजन बहुत अच्छी हो गई होगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके जो TGT का पेपर होता है ना, लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होता है और लेवल 3 के एग्ज़ाम में भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कॉमन जो हमारा पेपर होता है वहाँ पे भी, और लेवल TGT वाले एग्ज़ाम में इसके ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा 60 मार्क्स का ही जो हमारा पेपर आता है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। तो इनमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कल ही मैंने वीडियो अपलोड की है। इसके अलावा एक ट्राइंगल्स का इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर का भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो बहुत आसान टॉपिक है, तो उसकी भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ बच्चे डिमांड करते हैं कि मैडम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स करवा दो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मीन मीडियन मोड के सारे छोटे से छोटे फॉर्मूले मैंने रिवाइज करवाए हैं। तो आप जाके एक बार वीडियो को ज़रूर देख लो, वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत बहुत बेसिक चीज़ें आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम छोटी चीज़ों के फॉर्मूले याद नहीं करते और एग्जाम में फिर वहीं पे मार्क खा जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के चक्कर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम पीछे छोड़ देते हैं, तो वो हमें पीछे नहीं छोड़ने, उनको भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, डेली मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। मैं इस लायक हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर अभी भी मैं आज शाम को आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास रखने वाली हूँ, जिसमें मैं आप सबकी जो भी मतलब आप लोग को नर्वसनेस हो रही है या कोई भी आपको प्रॉब्लम ऐसी लग रही है कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं काफ़ी दिन से, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, उन लोगों को मैं मेन तो उन लोगों के लिए ही वीडियो बना रही हूँ वैसे, लेकिन ये सबके लिए है। कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है, और किन किन मतलब कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमें पेपर अटेम्प्ट करते हुए आजमानी चाहिए, तो वो सब जो तरीके हैं, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते टाइम हमें, क्योंकि हम माइंडसेट कुछ और लेके जाते हैं और जब हम एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तो हमने जो पहले से स्ट्रेटेजी बनाई होती है ना, वो कभी काम नहीं करती। उस टाइम पे कुछ और ही अलग लेवल का हमारा दिमाग चलता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक बार आप लोगों से लाइव आके कनेक्ट करना चाहिए, ताकि आप जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। कुछ लोगों को कमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं समझ आता, कई बार मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाती, बच्चे फिर बार बार पूछते हैं कि मैम मैंने आपसे ये पूछा था। तो आप लोग जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप मतलब चाहते हैं पूछना, कुछ भी अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात है, और कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं करना है और क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर में करना है, ठीक है। किस तरीके से आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज हमारे पास लास्ट दिन बचा है, जितनी रिवीजन है आज कर लो। कल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कल आपको फ्री रहना है, एकदम फ्री रह के अपनी रिवीजन को छोड़ छाड़ के बस ये सोचना कि हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं, और सिर्फ अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचने की आपको कोशिश करनी है। फ्रेश रहना है, हाइड्रेटेड रहना है, अच्छे से खुश होकर अपने पेपर देने के लिए पहुंचना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा पीजीटी में पूछा जाता है, टीजीटी में तो 60 मार्क्स की जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आता है, और जो कॉमन मैथ है वहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सब सीधा सीधा पता है हमको, कि अगर हम किसी चीज़ को हम बेचते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को हम पहले खरीदते हैं, फिर हम उसको बेचते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन वो आराम से पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य मतलब जिस प्राइस पे हम चीज़ों को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान लो हमने 5 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, फिर उस चीज़ को हमने 10 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए की चीज़ को हमने क्या किया, 10 रुपए में बेच दिया। आपको हमेशा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कितना निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। वैसे फॉर्मूले बता दूंगी कैसे करते हैं, लेकिन आप समझो कि अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए है, मतलब आपने 5 रुपए में चीज़ खरीदी थी, फिर आपने उसको 10 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब सीधा सीधा हमें दिख रहा है, हमें 5 रुपए का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। यहाँ से 5 रुपए का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब मुझे क्या हुआ, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है, और किस पे होगा, हमेशा हमें प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। जब भी हम प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालेंगे तो हम नीचे सीपी लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, सीधा सीधा हमें लाभ निकालना है, हानि निकालना है, तो हमने जितने रुपए में चीज़ को बेचा है उसमें से हम अपना क्रय मूल्य माइनस करेंगे, मतलब एसपी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, वो इसी तरीके से निकाला जाता है। एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब मान लो हमारा लॉस हुआ है, हमने 10 रुपए की
5 रुपये की चीज़ खरीदी थी और उसको हमने 4 रुपये में बेच दी, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, मेरा सीपी है, ठीक है। 5 रुपये की चीज़ खरीदी, उसको 4 रुपये में बेचा, तो मतलब मेरा 1 रुपये का नुकसान हुआ। तो 1 रुपये का नुकसान निकालने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है सीपी माइनस एसपी करेंगे, है ना। माइनस में थोड़ी ना लेके आएंगे लॉस को, 5 - 4 करेंगे तो यहाँ से हमारा लॉस निकल जाता है, ठीक है। सीधा सीधा ये फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनको अगर परसेंटेज में निकालना है, ऑब्वियसली हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, लॉस परसेंट कितना है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास सीधा सीधा तरीका होता है कि अगर आपका प्रॉफिट आया है, अगर आपका प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 कर देंगे, सिर्फ यही तरीका है, ठीक है। लॉस आया है तो L/CP करेंगे इंटू 100 कर देंगे, आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा, यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। दोनों जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो हम सीपी पे निकालते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, इसलिए हम जो डिनोमिनेटर में है सीपी लेके चलते हैं, यहाँ एसपी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो आपके पास सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो आपको एसपी निकालना है। फिर आप एसपी कैसे निकाल सकते हो, फिर आपके पास एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आपको ये बोला है कि आपको 20% आपका प्रॉफिट है, ठीक है, 20% आपका प्रॉफिट है और आपको सीपी दे रखा है 100 रुपये, ठीक है, सीपी दे रखा है 100 रुपये। फिर आपसे पूछा आप इसका एसपी बताओ, मतलब आप उसका सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारा तरीका होता है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, चाहे आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो या लॉस परसेंट दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस, प्रॉफिट है या लॉस है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इंटू सीपी कर देंगे, तो यहाँ से हमारा सीधा सीधा क्या निकल जाता है, एसपी निकल जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो आप प्लस करेंगे, लॉस है तो आप माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, इंटू सीपी कर देंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस के और डिस्काउंट के भी यहाँ पे पूछे जाते हैं कि जैसे कोई हमने चीज़ खरीदी, उस पर मार्क्ड प्राइस होता है कि कुछ प्राइस लिखा होता है, इतने रुपए में वो मतलब चीज़ बेची जाएगी, लेकिन हमसे जो उसका एसपी है, ठीक है, एक मार्क प्राइस होता है, एक एसपी होता है कि कितने रुपए में बेची। मान लो उस पर जो प्राइस मार्क था उसके टैग पे वो कुछ और था, लेकिन बेचा गया उससे कुछ और अमाउंट पे, तो फिर हमारे पास जो डिस्काउंट मिलेगा, हमें तो डिस्काउंट ही मिलेगा ना। अगर ज़्यादा मान लो 100 रुपये की चीज़, उस पर पैसे लिखे हैं 299 और हमें मिली वो 199 की, तो हमारे पास हमें तो डिस्काउंट ही मिला अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस। जो हमने प्राइस देखा उस टैग के ऊपर वो ज़्यादा था, लेकिन हमने जब खरीदी चीज़ या किसी ने बेची, वो सेलिंग प्राइस जो उसका था तो उसने कम किया, तो मतलब बेसिकली हमें तो डिस्काउंट मिला है। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, जो बेचने वाला वो डिस्काउंट दे रहा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें सिर्फ डिस्काउंट की ही बात करनी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका एमपी है, मार्क प्राइस, उसमें से एसपी माइनस कर देंगे, उसके साथ हमारा क्या निकल जाता है, डिस्काउंट यहाँ से पता चल जाता है। परसेंटेज निकालना है तो आप सीधा सीधा जैसे हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालते थे, यहाँ पे भी हम मार्क प्राइस पे ही निकालते हैं, D/MP इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अगर हम परसेंटेज निकालनी होती तो हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। अब कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो बोलेंगे कि 10 आइटम है जिनका सीपी जो है कोई अलग एक्स्ट्रा, मान लो 10 पेन है, 10 पेन का सीपी 5 पेंसिल के एसपी के बराबर है। इस टाइप से स्टेटमेंट आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी ही पूछी जाती है कि 10 पेंसिल का जो सीपी है वो 5 पेन के एसपी के बराबर है, ठीक है, ऐसे पूछेंगे। फिर बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, तो फिर हम कैसे बताएंगे, उसका तरीका होता है ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये बोला है कि 5 जो पेंसिल है, 5 पेंसिल का सीपी, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 CP इज इक्वल्स टू क्या है, 10 SP, ठीक है, 10 SP लिखेंगे। 10 चीज़ों का, कोई भी 10 चीज़ें हैं उसका SP के बराबर है, 5 चीज़ों का CP जो है 10 चीज़ों के SP के बराबर है। आपको सीधा ये स्टेटमेंट लिख देनी है, जैसा आपको स्टेटमेंट में बोला सीधा सीधा वैसे लिख दो। 5 CP दिया हो, चाहे 50 CP दिया हो, चाहे 1,00,000 CP दिया हो, बराबर लिख दो, ठीक है। फिर हम करते क्या है, हमें ये पता है कि जो हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते हैं ना, वो हम CP पे निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में CP लेके आना है कैसे भी करके। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है 5 CP इज इक्वल टू 10 SP, यहाँ से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में CP लेके आना है, एक ऐसा रेशो बनाना है जिससे हमारा डिनोमिनेटर में CP आ जाए, बस इतना याद रखो। तो मैं क्या करूँ, मैं लिखूंगी यहाँ से SP/CP, ठीक है, ये SP है, मैं CP को उधर ले जाऊंगी इसके नीचे, ठीक है। फिर इसका मतलब मुझे 10 को इधर लेके आना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगी, 5/10, ठीक है, 5/10। अब इससे पहले इसने क्या रामकथा दी थी कि किसका CP किसका SP, कितनी चीज़ों के बराबर है, उसको भूल जाओ। सिर्फ आप इस चीज़ को देखो कि यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन, ये जो फ्रैक्शन है ये बन रही है 5/10।
नीचे सीपी है, तो इसका मतलब 10 रुपये की कोई भी चीज़ थी, चाहे वो कुछ भी हो, 10 रुपये की चीज़ थी, वो 5 रुपये में बेची गई है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपये की चीज़ को हम 5 रुपये में बेचेंगे तो हमारे पास नुकसान होगा 5 रुपये का, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 5 रुपये का नुकसान हो गया, -5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ये क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हमें क्या निकालना है, लॉस है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो निकाल दो। ये 5 है बट ये सीपी कितना है, 10 है, गुना में क्या करेंगे 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो इसका मतलब मुझे 50% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, बस ये तरीका है आपका, कंफ्यूज नहीं होना। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो आपको पूछा है, जैसे देखो ये दे रखा है एग्जांपल कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, ये बताना हमें कि 15 टेबल्स हैं जिनका सीपी, तो यहाँ पे लिखो जैसे ये बोल रहा है वैसे लिखो, 15 सीपी इज इक्वल टू क्या है, 20 टेबल्स का क्या है, एसपी के बराबर, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 20 एसपी। ठीक है, मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में सीपी बनाना है। डिनोमिनेटर में सीपी बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे मैं यहाँ लिखूंगी एसपी बाय सीपी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको मैं उधर ले जाऊँ, अगर मैं सीपी को इधर ले जा रही हूँ तो 20 को इधर लेके आऊँगी, मतलब 15/20। ठीक है, 20 रुपये की चीज़ को मैंने 15 रुपये में बेचा, तो नुकसान हुआ कितने रुपए का, 5 रुपये का। ठीक है, सीधा ये माइनस कर दो, कितने रुपए का, 5 रुपये का। 5 रुपये का नुकसान है, तो नुकसान का प्रतिशत में निकालना पड़ेगा, मतलब लॉस परसेंट 5/CP कितना है 20, इंटू करेंगे 100, तो ये कितना आ गया 5। ठीक है, 25% का मुझे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, 25% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगर आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसमें हम निकालेंगे x - y डिवाइडेड बाई y इंटू 100। एक्स आर्टिकल का अगर वाई आर्टिकल के बराबर है सीपी एसपी के, तो मतलब मैं करूँगी x - y डिवाइडेड बाई y इंटू 100। तो आप ये फॉर्मूला भी यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि जो मैंने समझा है वो आसान तरीका है, तो आप ये याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसी स्टेटमेंट दी है वैसे लिख दो, सीपी को डिनोमिनेटर में ले आओ, दोनों तरफ फ्रैक्शन बनेंगे, फिर वहाँ से हमें पता चल जाएगा एसपी बाई सीपी की जो फॉर्म है वो एक फ्रैक्शन में आ जाएगी, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, आप इसी को अपनाना। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हम रिवाइज कर लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मीन मीडियन मॉड एपीजीपी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। जितने छोटे फॉर्मूले हैं और जितने बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी आपके PYQs आए हुए हैं वो सब मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना। अब इसके बाद अभी हमने क्या पढ़ा था, मार्क्ड प्राइस, ये पढ़ा था डिस्काउंट, कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास क्या है, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है। तो डिस्काउंट निकालने का, डिस्काउंट परसेंट निकालने का भी तरीका हमने सीख लिया। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है कि CP/NP रिलेशन फॉर्मूला। CP/NP अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, व्हेन रिटेलर, देखो व्हेन ए रिटेलर ऑफर D% डिस्काउंट, वो D% डिस्काउंट दे रहा है और वो बोल रहा है कि स्टिल क्लियर ए प्रॉफिट P%, मतलब वो एक ऐसा रिटेलर है जिसको डिस्काउंट देने के बाद भी उसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो एक्सप्लिसिट रेशियो जो होगा कॉस्ट प्राइस का मार्क प्राइस से, इसका मतलब उसने जो चीज़ थी ना वो खरीदी कुछ और ही अमाउंट में थी। मान लो उसने 5 रुपये में खरीदी, 10 रुपये का उसने मार्क प्राइस लगा दिया, 15 रुपये में उसने बेच दिया। ठीक है, 15 रुपये में उसने बेच दिया। मान लो कि रिटेलर उसने क्या किया कि उसने 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, फिर उसने मार्क्ड प्राइस जो है वो 20 रुपये लिख दिया। ठीक है, 20 रुपये लिखा, फिर आपको उसने बेचा 15 रुपये में, तो बेसिकली उसको प्रॉफिट तो फिर भी हुआ क्योंकि उसने 5 रुपये में खरीदी थी, दिखाया कुछ और बेचा किसी और अमाउंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब उसको तो प्रॉफिट हो ही रहा है और फिर भी वो आप लोगों को दिखा रहा है पागल बनाने के लिए, हाँ मैंने डिस्काउंट दे दिया। जो कस्टमर है वो खुश हो जाएंगे, हमें डिस्काउंट पे मिल रही है चीज़ें, तो वो फटाफट से भागते हैं। जैसे सेल लगती है, डिस्काउंट मिलता है, तो हम फटाफट से भागते हैं कि चीज़ों को खरीदो, चलो सेल लग रही है खरीद लो। लेकिन ये नहीं पता जो बेचने वाला है वो ऑलरेडी फ़ायदे में है, किसी ना किसी तरीके से वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है वहाँ से। ठीक है, तो वो जो तरीका है, वो जो घोलमोल करते हैं हमारे साथ, उसको हम कैसे पता करते हैं, उसको पता करने का हमारे पास तरीका है कि अगर हमें CP/MP जो ये रेशो है, CP/MP का जो रेशो है, जो मार्क प्राइस था और CP का जो रेशो है, उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 100 - D% जो उसने डिस्काउंट परसेंट दिया, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से 100 - D% और डिवाइडेड बाय 100 प्लस P%। तो ये जो है, ये P% जो प्रॉफिट होगा जितना, और जो डिस्काउंट दे रहा है, ये चीज़ें तो रिटेलर को ही पता होंगी, हमें तो क्योंकि कस्टमर को तो कोई बताएगा नहीं। तो ये चीज़ें CP/MP का रेशो जो है वो रिटेलर ही निकालता है। ठीक है, वो देखता है मुझे कितना फ़ायदा हुआ, कितना रेशो है।
लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो एन आइटम इज मार्क टू सिक्योर 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट है, उसको सिक्योर कर रहा है वो, ठीक है, किसी आइटम पे, और जबकि वो 10% डिस्काउंट भी दिखा रहा है, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो हमें कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, जो डिस्काउंट है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, 100 में से माइनस करते हैं, पहली बात तो ऐसे याद रखो, दोनों को 100 में से माइनस करना है, ठीक है। ऊपर करते हैं डिस्काउंट, नीचे करते हैं प्रॉफिट। ऊपर क्या है, डिस्काउंट हमारा 10% और नीचे प्रॉफिट कितना है मेरा 20%। 100 माइनस नहीं 100 प्लस करते हैं, सॉरी, प्रॉफिट को प्लस करते हैं और डिस्काउंट को माइनस करते हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जो भी आपका रेशियो आएगा, ये आएगा 90/120, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 3/4, ये मेरा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आई थिंक ये जो टॉपिक है आपको बहुत आसान तरीके से समझ आ गया होगा और आपके क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको एक जो मैंने ये करा है ना कि इतने आइटम का सीपी इतने आइटम के एसपी के बराबर, ये इंपॉर्टेंट है, और ये मार्क प्राइस वाला जो मैंने टॉपिक करा है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक आपके पास अगर आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है और एसपी निकालना है, तो मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है ये भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्लस कर देंगे, लॉस दिया है तो माइनस कर देंगे, ओके। चलिए, हाँ जी, इसके बाद हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको ये टीजीटी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशंस, कैसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे सोल्यूशन बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे चेक करते हैं, उनमें क्या क्या रिलेशन होती है, तो वो सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप जाके चैनल को विजिट करो, फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैम आप ये करवा दो, ये करवा दो। मैं ऑलरेडी सारे टॉपिक आपको रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो आप चैनल को अच्छे से विजिट करो। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एचटेट के सारे एस्पिरेंट्स के लिए, पूरी पीजीटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जाके आप एक बार चैनल को अच्छे से विजिट करो। आपको हर वीडियो हर टॉपिक पे अलग से मिल जाएगी विद ऑल PYQs, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ ना मुझे लगता है कि हमें जब हम स्कूल में मैथ पढ़ना चालू करते हैं तब से ही हमें याद रहती है। अगर आप भूल गए तो फिर से याद कर लो, ठीक है। अगर देखो, दो तो हमारे पास होल स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर सेम होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है इन दोनों में। और वो डिफरेंस क्या है कि दोनों में अगर हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर a+b या a-b कुछ भी है उनका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दोनों का करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले में a स्क्वायर और b स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, 2 × ab करते हैं। दोनों फॉर्मूलों में, दोनों आइडेंटिटीज में, अगर वो स्क्वायर की है, होल स्क्वायर की है या डिफरेंस की है, दोनों में हम 2ab करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस का पूछा है तो हम माइनस लगा देते हैं, और अगर हमें प्लस का सम का पूछा है तो हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करते हैं। बस ये हमारे पास डिफरेंस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है, मुझे लगता है जो हमेशा यूज होती है, वो होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे होल स्क्वायर दिया था, मतलब कि पूरी की पूरी टर्म का हमें स्क्वायर करना था। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, इंडिविजुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके दो फैक्टर बनते हैं, a माइनस बी और a+b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a+b, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, कई बार ऐसी इक्वेशंस बन जाती है हमारी, मोस्टली जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वालिटीज सॉल्व करते हैं, सॉरी, इक्वेशंस, तो वहाँ पे ये कंडीशन हमारी राइज करती है। वो क्या होता है कि मान लो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी होती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी होगी। मान लो आपको बोलेगा कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम, उसकी वैल्यू दे देगा, कुछ भी 144 दे दी मान लो, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि आप बताओ रूट्स क्या होंगे, तो इससे रूट्स कैसे निकालेंगे फिर हम, ये तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ रूट्स दे रखा है, तो हम यहाँ से कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ से पता करने के लिए फिर हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, चाहे आप पीजीटी के हो चाहे टीजीटी के लिए हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिटी होती है। अगर आप इसको याद भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका होता है कि अगर मान लो आपके पास क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, मुझे इसको एक बार मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर लिखना चाहती हूँ और एक बार मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर लिखना चाहती हूँ। अब सीधा सीधा अगर मैं इसको इसके बराबर लिखूँ तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगी यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और इसमें एक और टर्म हमारे पास फालतू आएगी, वो क्या आएगी, -2ab, ठीक है। -2ab आ रहा है। अब मुझे अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बनाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, +2ab अगर कर दूंगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास
पास सीधे सीधे यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। याद ही नहीं कर रहा, रट्टा नहीं मारना, समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर करना चाहती हूँ तो उसका भी मेरे पास तरीका है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ये 2ab जो टर्म है ये एक्स्ट्रा दिख रही है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से माइनस 2ab कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आइडेंटिटी होती हैं जो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ की जाती हैं, जहाँ से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। तो इनको आप समझ के याद कर लो, रट्टा मत मारो, समझ लो, जैसे मैंने समझाया है वैसे समझ लो, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। कई बार आपके क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, PYQ में पूछे गए हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा दूंगी। पूछा गया है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको वैल्यू दे दे x प्लस 1/x की वैल्यू k है, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो आप बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा हमारे पास ये है कि अगर इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जो k दे रखा है उसको स्क्वायर कर दो और माइनस क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये दे रखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है, मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, k का स्क्वायर करना है और उसमें से -2 करना है। क्या करना है, k का स्क्वायर करना है और उसमें से -2 करना है। मुझे अगर स्क्वायर के निकालनी तो मुझे क्या करना है, k स्क्वायर -2 करना है। k कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25 - 2 मतलब 23, इसका आंसर आ जाएगा। हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा क्वेश्चन करने में। अब अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे दे, स्क्वायर की ना पूछ के आपको अगर इसका फोर्थ पावर की पूछता है, फोर्थ पावर की, ठीक है, फोर्थ पावर की पूछता है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि मैं जब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मेरे पास है तो वहाँ से मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी है तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाली x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 25 - 2 कर आपने 23 निकाल ली। अब मुझे क्या निकालना है, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो x स्क्वायर है ना, ये x बन जाएगा, इसको कोई और वो मान लो वेरिएबल, ये y है, ये भी y है। तो सीधा सीधा अगर मैं इसको y की फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं y = x स्क्वायर लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 1/y बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 23 दी है। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ रहा है, y क्या है, x स्क्वायर, तो y का स्क्वायर क्या आएगा, x की 4। तो सीधा सीधा मुझे फिर से y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 23 स्क्वायर -2 कर दूंगी, k स्क्वायर -2 करना था, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर चाहिए 6 में दे, चाहिए 8 में दे, तो इवन में दे रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ऑड के लिए बताती हूँ कि अगर आपको क्यूब में पूछे तब आपको क्या करना है, ठीक है। क्यूब में अगर आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है, पहले देखो, अगर यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू k, सेम उसी तरीके से k दे रखी है। अगर क्यूब का पता करना है मुझे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, या फिर x स्क्वायर, हाँ ये माइनस में दिया हो तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता, सॉरी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता करनी, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, k स्क्वायर -2 कर रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या करना है, k क्यूब -3k, k क्यूब -3k। ये नहीं कि आप याद कर लो k स्क्वायर -2 k क्यूब -3, नहीं, यहाँ पे k और आ रहा है, क्यूब में एक और चीज़ आ रही है, क्या आ रही है, k क्यूब -3k, याद कर लो इसको, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है k की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। तो मैं यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 4 क्यूब -4, 3 × 4 आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से। अब अगर मान लो माइनस में दे रखा है तो माइनस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस में भी जब प्लस में दिया है तो हमें माइनस करना है, माइनस में दिया है तो हमें प्लस करना है, ठीक है। प्लस में दिया है तो माइनस करना है, माइनस में दिया तो हमें प्लस करना है, ये फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है ये वाला, और यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है, जहाँ पे अगर माइनस में वैल्यू दी है तो हम प्लस कर रहे हैं, प्लस में वैल्यू दी है तो हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बस ये समझो। दिया है या क्या दिया है वो भी मत देखो, ये देख लो कि यहाँ पे क्या निकालना है, x क्यूब -1/x क्यूब निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, मतलब उल्टे चलेंगे हम। क्यूब में हम 3 है, 3 मतलब तिगाड़ा, तिगाड़ा मतलब चीज़ें बिगाड़ देनी है। अगर माइनस में दिया तो हम प्लस में जाएंगे, हम क्यों जाए माइनस में, नहीं जाएंगे हम माइनस में, ठीक है। प्लस में दिया है तो हम प्लस में नहीं जाएंगे, हम उल्टा करेंगे, हम 3 तिगाड़ा करेंगे, हम बिगाड़ेंगे चीज़ों को। प्लस में दिया है तो हम माइनस में चले जाएंगे, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। इस पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसको एक बार समझ के याद कर लो, ठीक है। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, किसी को नहीं छोड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पूछता है, स्टेट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस परसेंट, डिस्काउंट, एमपी, सीपी, एसपी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज
और मेंस्ट्रुएशन से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो करा चुकी हूँ, रिवीजन करा चुकी हूँ, जाके वीडियो को देख लो। सारे मैं जितने भी फॉर्मूले हैं सब रिवाइज करवा चुकी हूँ, तो एक बार जाके प्लीज़ रिवाइज कर लो। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे फॉर्मूला शीट जो है वो अपलोड हो चुकी है, आप जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आप लोगों से कितने ऐसे लोग हैं जो चंडीगढ़ टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, जो हमारा जुलाई के एंड में एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो हमारे पास हमेशा एग्जाम होता ही रहता है इसका, ठीक है। तो कितने अगर बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं सचमुच टीजीटी या पीजीटी के लिए, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और जो सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी लिख के बताना कि जो सीटेट लेवल 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता देना एक बार, ठीक है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम पढ़ेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सबको याद होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमारा जो क्या आता है, ब्याज अगर हम निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया होता है, अमाउंट होती है हमारे पास, प्रिंसिपल होता है, फिर हमें उसका रेट बताते हैं कि इतने परसेंट पे हमने इतने परसेंट पे ब्याज दिया था, ठीक है, इतने परसेंट पे ब्याज पे लिए थे पैसे, और टाइम होता है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ऐसे हमें दिया होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का ये सीधा सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो सबको याद होता है आई थिंक। अगर नहीं याद है तो देखो, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 हम लिखते हैं। P जो है हमारा प्रिंसिपल होता है, आर हमारा जो भी मान लो 5% पे पैसे दे रहा है और 2 साल के लिए दे रहा है, और हमारे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 है यहाँ से, और रेट है मेरा 5%, और टाइम है मेरा 2 साल और डिवाइडेड बाय 100। ये है मेरा सीधा सीधा ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर एक्यूमुलेटेड अमाउंट मुझे निकालने, इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल था, हमारे जो पैसे हमने लिए थे या दिए थे किसी को 1000 रुपये, तो उसमें ब्याज जो लिया या दिया उसको जोड़ने के बाद कितने पैसे बने, तो आप सीधा सीधा उसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। जो प्रिंसिपल है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमारी आ जाती है, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद हमारा जो होता है ना फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो है वो क्या है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट n टाइम्स बन जाए इट सेल्फ इन t ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गवर्न बाय, तो तब अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि अ सम ऑफ मनी, जैसे दिया एग्जाम्पल, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 8 ईयर्स अंडर सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर, ठीक है। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर, 1 साल में हम निकालते हैं। तो ये पूछा है इसने कि एक ऐसी अमाउंट है, इतने पैसे हैं जो 8 साल में 3 गुना हो जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लगाने के बाद 8 साल में कोई अमाउंट 3 गुना हो गई, तो आप मुझे बताओ किस परसेंट पे फिर पैसे दिए थे पर एनम, ठीक है। ईयरली मतलब उसने कितने परसेंट पे पैसे किसी को दिए थे, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमें निकालना है क्या निकालना है, हाँ, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 बाई टी, ठीक है। n-1 इंटू 100, n क्या है मतलब कितने गुना हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना बोल रहा है, तो मैं n-1 करूँगी मतलब 3-1 करूँगी, गुना क्या करूँगी 100 करूँगी, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, टाइम से। टाइम कितना, 8 साल में 3 गुना हो रही है अमाउंट, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला है इसका। और अगर मान लो हमें रेट दे रखा है कि इतने % पे हमें जो चीज़ दी थी वो जो है 3 गुना हो गई, ठीक है। तो आप बताओ कितने साल में 3 गुना हुई, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि टाइम इज इक्वल टू, जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे टी लिख देंगे। सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद कर लो, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लो। अगर रेट पूछा है तो नीचे टाइम आ जाएगा, टाइम पूछा है तो ऊपर टाइम पहुंच जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है n-1 इंटू 100 बाई टी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे पास, तो हमने जब ये देखा था इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 गुना 100/8, तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 25, 2 से 2 कैंसिल, 25%। तो मतलब मुझे उसने किसी से 25% पे उसने पैसे लिए होंगे, जो वो अमाउंट है वो 8 साल में 3 गुना हो गई, ठीक है। इस तरीके से कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो आपको आने चाहिए कैसे निकालना है, ठीक है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सम ऑफ मनी बिकम n1 टाइम्स इन t1 ईयर्स एंड n2 टाइम्स इन t2 ईयर्स, सेम सिंपल रेट है हमारा, तो फिर आप बताओ उसमें फिर हम कैसे निकालेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, n1-1 करेंगे बाय t1 इज इक्वल टू n2-1 करेंगे बाय t2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। अगर मान लो ये बोल रहा है ए सम डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, ठीक है, ए सम डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम इटसेल्फ, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि एक अमाउंट थी, ठीक है, एक अमाउंट थी जो 5 साल में दुगनी हो गई, 5 साल में कितनी हो गई, दुगनी हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ से। अब कितने साल में, 5 साल में, तो t1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब ये बोल रहा है कि कितने सालों में ये जो अमाउंट है वो 4 गुना हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, n2 कितना दिया है, 4 दिया है, मुझे क्या निकालना है, t2 निकालना है। तो बस यही ये फॉर्मूला है
कि n1 माइनस वन बाई T1 करेंगे इज इक्वल टू n2 माइनस वन बाई T2 करेंगे। ठीक है, कैसे कर रहे हैं हम, n1 माइनस वन बाई T1 कर रहे हैं इज इक्वल टू क्या आ रहा है, n2 माइनस वन बाई T2 आ रहा है। तो यहाँ से n1 कितना है, 2 है, 2 माइनस वन बाई T1 5 इज इक्वल टू n2 कितना है, 4, 4 माइनस वन बाई T2 हमें निकालना है। ये हो गया 1/5, ये हो गया 3/T2, ये कितना हो गया 1/5, ये हो गया 3/T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 साल, मतलब 15 साल में जो अमाउंट है वो मेरी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, बस ये तरीके हैं, ये छोटे छोटे आपके शॉर्ट ट्रिक हैं, इनको याद कर लो। आपके क्वेश्चन जो है मैं गारंटी देती हूँ आराम से हो जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपको एवरेज निकालनी है, आपको कोई डेटा गिवन है और उसको आपको क्या निकालना है, उस डेटा का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा ये होता है, जितने आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, मान लो आपको ऐसे दे रखी है 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, ठीक है, ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, पूछता है कि इनकी एवरेज बताओ। तो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, कितने नंबर है, सबको जोड़ दो, जितने भी जो भी दिए हैं सारे नंबर्स को हम जोड़ देंगे, सारे नंबर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर है तो 7 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब मान लो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, कोई सीरीज है जिसका इसने एवरेज पूछा है और उसकी इसने फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, तो फिर हम एवरेज कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 and 100। ठीक है, ये एवरेज पूछ रहा है कि जो 7 के मल्टीपल हैं 1 और 10 के बीच में, जो 7 के मल्टीपल हैं उनका एवरेज बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, एवरेज बताना है, जो 7 के मल्टीपल है, मतलब जो 7 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 7 की टेबल में 7 से जो भाग हो जाते हैं वो मल्टीपल्स बताने हैं 1 और 10 के बीच में। तो आप सबसे पहले ये देखो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 7 का। ठीक है, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो सबसे पहले इसका कौन सा नंबर आता है, 7 ही आएगा, जो 7 से भाग हो रहा है, 7 का मल्टीपल है ना, 7 1 जा 7, 7 होता है। फिर 100 के आसपास देखो इसका मल्टीपल क्या आएगा, 7 का क्या आएगा, देखो 100 नहीं होगा, 99 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, 98 को चेक करेंगे तो 98 7 से डिवाइड हो जाता है, 7 1 जा 7, 28 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टर्म मेरी 7 है, लास्ट टर्म क्या आई 98, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 52.5। जो है कितना एवरेज आ रहा है नंबर ऑफ मल्टीपल्स का, जो 7 के मल्टीपल्स हैं 1 और 100 के बीच में कितना आ रहा है एवरेज, 52.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो छोटा सा फॉर्मूला है, छोटी सी ट्रिक है, सबको आनी चाहिए। ठीक है जी, ये मैं वैसे तो बेसिक से भी एडवांस और बेसिक दोनों पढ़ा चुकी हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन फिर भी जो बच्चे जो है फाइनल टाइम में रिवाइज कर रहे हैं वो एक बार देख लो कैसे निकालते हैं। अगर आपको डेटा गिवन है, ठीक है, आपको क्या गिवन है, डेटा गिवन है, तो मीन तो हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम एवरेज निकालते हैं। मीन निकालने का हमारा सेम तरीका जैसे हम एवरेज निकालते हैं। कैसे, जैसे मान लो आपको 5 टर्म गिवन है, 5, 2, 3, 1 और 4। ठीक है, ये 5 टर्म मुझे गिवन है, ये मेरा डेटा है, मैं सबसे आसान लेके चल रही हूँ। आपके क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा आता है। तो ये अनग्रुप्ड डेटा है हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको दिए हुए हैं टर्म्स, ऐसे बता दी इतनी सारी टर्म्स दी हैं, 5 दी हैं, 10 दी हैं, 15 दी हैं, जितनी भी दी है उनका एवरेज निकालो, सॉरी मीन निकालो। तो मीन निकालने के हम लिए सेम वही तरीका है, हम क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और फिर भाग करते हैं जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उससे। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमसे ये पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको ग्रुप डेटा का बताऊंगी अभी, दूसरा तरीका भी बताऊंगी। इसमें पहले मीडियन देखो, मीडियन अगर हमें निकालना है, मीडियन मुझे निकालना है, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी या फिर हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है, यही हमारे पास तरीका है कि या तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है या फिर क्या आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। ठीक है, यही एक तरीका है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है या फिर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। इसको हम मान लो कि आपके पास जो डेटा है वो क्या है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये आपका डेटा गिवन है। ठीक है, एक इस तरीके से डेटा दिया होता है, एक दूसरा तरीका जो होता है वो भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, पहले हमें मीन निकालना है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा अगर मुझे मीन निकालना है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा जितनी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। मतलब कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से इससे हम भाग कर देंगे। ये एवरेज की तरह ही निकलता है। अगर इस टाइप से टर्म्स दी हुई हैं, डेटा अगर हमें इस टाइप से दिया हुआ है तो उस केस में मीन हमारा इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब मुझे अगर मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए आप मुझे बताओ, या तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है वो या तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी या फिर क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी, है ना। या तो जैसे मान लो यहाँ पे 5 नंबर दिए या फिर हो सकता है कि 6 नंबर दिए हों, तो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे काउंटिंग में। तो अगर आपके पास इवन नंबर दिया है और ऑड नंबर दिया है तो दोनों का मीडियन निकालने का, मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। लेकिन जब हमें इवन और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी होती हैं तो उस केस में हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने का तरीका है n+1/2th टर्म की जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ से मीडियन आ जाएगी। n+1/2th, ध्यान से याद करो, n+1/2th मतलब अगर मेरे पास ऑड मतलब 5 टर्म्स दी हैं, जैसे यहाँ पे कितनी दी हैं, 5 टर्म्स दी हुई हैं, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 को 2 से भाग करेंगे 3, कितना आएगा 3। तो तीसरी जो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी वही मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये आसान होता है कि अगर आपके पास ऑड दी है तो आप क्या करो, जैसे 5 दी हैं तो 2 आप इधर छोड़ दो, 2 आप इधर छोड़ दो, जो हमारी मिडिल मोस्ट टर्म आएगी वही हमारा मीडियन हो जाएगा। लेकिन ये तो थोड़े से नंबर है, अगर मान लो ज़्यादा नंबर दे दे, 15 नंबर दे दे, तो फिर आपको निकालने में परेशानी हो सकती है। और कई बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो फटाफट से देख लेंगे, 7 इधर भगाएंगे 7 इधर भगाएंगे, बीच वाला नंबर उठाएंगे, वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आप ये नहीं कर सकते कि 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो। अगर मान लो 6 नंबर होते, ये मैं यहाँ पे 7 और लिख रही हूँ, ये 6 नंबर होते, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते, तो फिर क्या आप ये तरीका लगा सकते थे कि आप 3 यहाँ छोड़ दो 3 यहाँ छोड़ दो, फिर बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस केस में इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हो तो उस केस में आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो क्या होता है कि n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, n/2 + 1th टर्म। देखो इसमें जो है n+1 ऊपर है पूरा, ये पूरे के नीचे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखना n/2 के ये n/2 अलग है और 1 अलग है, इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकाल देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों का मीन निकालेंगे, मीन ऑफ n/2th टर्म। अब मैं आप इसको याद करने का तरीका बताती हूँ कि अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं और आपको मीडियन निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको 6 टर्म्स दी हैं, ठीक है, 6 टर्म्स दी हैं तो 6 का आधा करो, 6 का क्या करो, आधा करो। 6 का आधा क्या करा हमने, 3, ठीक है। 3 आ गया, मतलब मुझे तीसरी और चौथी क्या करना है, तीसरी और चौथी टर्म उठानी है और उन दोनों का मीन निकाल देना है, बस ये करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दिया है 5 6 7 8 9 10 11, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 12। मेरे पास ये 8 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। और मेरे पास ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो मुझे अगर इसका मीडियन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, कितनी दी है, 8 दी है, 8 का आधा करो, कितना हुआ 4 मतलब चौथी टर्म, 4th टर्म और 5th टर्म, ठीक है। चौथी टर्म लेनी है, उससे अगली टर्म लेनी है, दोनों टर्म्स का मीन निकालना है। तो चौथी टर्म क्या है, 1 2 3 4 8 है और पांचवी क्या है 9, तो 8 और 9 का मीन निकाल दो, 8 + 9/2, 2 टर्म का मीन निकलेगा तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये याद रखना। 8 और 9 का सम कितना आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा, 8 और 9 का सम 17, 17/2 करेंगे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 8.5, इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 8.5 दिखेगा नहीं, लेकिन यही इसका मीडियन है। ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं इनका मीडियन 8.5 होता है। अगर और नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो उसका मीडियन जो अब है आपको हमेशा उन टर्म्स में दिख जाएगा, क्योंकि वो मिडिल मोस्ट निकल जाता है। इवन यहाँ से हटाओ, बराबर इवन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से हटाओ, बीच में जो बच गई वो हमारी मिडिल मोस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अब अगर मुझे मोड निकालना है, तो मोड क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन आपकी बार बार रिपीट करती है, जो ऑब्जर्वेशन आपको बार बार दिखाई दे रही है, एक से ज़्यादा बार दिखाई देती है। जैसे ये जो मैं बताऊंगी डेटा, इसमें कोई भी नहीं दे रखी ऐसी टर्म जो बार बार रिपीट नहीं कर रही है, लेकिन आपको मोड के बारे में पूछेगा तो वो आपको दिया होगा। अगर मान लो मेरे पास ये 12 11 और ये दिया होता है एक और बार 12, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे ये डेटा दिया होता तो आप मुझे बताओ इस डेटा में आपको कौन कौन से नंबर हैं जो रिपीट होते दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर हैं, 11 है और 12 है। 11 जो है 2 बार आ रहा है, लेकिन 12 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा मोड जो है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मोड क्या होगा मेरा, यहाँ से 13 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको समझा रही हूँ, इससे डीप और इससे आसान तरीका और बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता, ठीक है। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है। एक जो हमारे पास रिलेशन होती, कई बार क्वेश्चन में आपको मीन और मीडियन दिया होगा, मोड पूछेगा। कई बार आपको मोड दिया होगा, मीडियन दिया होगा, मीन पूछेगा। तो और उसमें कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको ये बोलेगा कि मान लो आपका जो मीन है वो आपका 5 है और जो आपका मोड है वो आपको 3 है, ऐसे पूछेगा। तो आप बताओ मीडियन क्या होगा। फिर अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होगी तो यहाँ से फिर आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। जब हम कभी भी स्टैटिस्टिकल डेटा का पढ़ते हैं उसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, फिर हम मीडियन निकालते हैं, फिर हम मोड निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, हमने पहले मीन निकाला था, फिर हमने मीडियन निकाला था मैडम जी,
क्या करा था, मीन निकाला था, फिर मीडियन निकाला था, उसके बाद हमने मैम क्या किया, मोड निकाला। ठीक है, बस ऐसे याद रखो कि मोड इज इक्वल टू मीडियन और मीन होता है, उल्टा लेके चले, मीन मीडियन मोड, इतना याद हो गया। अब इसके बाद आपको एक नंबर याद करना है, वो क्या है, 132। क्या नंबर है, 132। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2 और उसके बाद यहाँ कर देंगे माइनस, बस इतना याद करना है। ठीक है, मीन मीडियन मॉड और पूरा जो नंबर है वो क्या है, 132, 1 3 2, 1 3 2, मीन मीडियन मॉड, बीच में क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे हमें 1 लेके चलना है, यहाँ पे हमें 2 टर्म लेके चलनी है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, इससे आसान तरीका मैं कुछ बता नहीं सकती, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया है, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज फाउंड टू बी 24.5 और मीडियन जो है 26 दिया है, तो इवेलुएट करो स्टैटिस्टिकल मोड। मोड निकाला, मैंने आपको बताया था हम क्या करना है, मीन करना है, यहाँ पे क्या आएगा, मीडियन आएगा, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। ठीक है, 132, 1 3 2, 1 3 2, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। अब बताओ जो वैल्यू दी है पुट कर दो, क्या दिया है, मोड निकालना है, मीडियन दिया है, मीन दिया है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आपका मोड यहाँ से आंसर आ जाएगा जैसे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सॉरी मैं भूल गई थी सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपको पढ़ाना। देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मतलब इसका होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगता है कि मान लो आपने 1000 रुपये दिए, ठीक है, 1000 रुपये दिए 5% पे 1 साल के लिए। ठीक है, तो जो वो ब्याज जुड़ेगा ना, हर महीने जो ब्याज जुड़ता है उस पर फिर और ब्याज लगता है, फिर उस पर उतनी % पे ब्याज लगता जाता है, फिर वो ब्याज जुड़ जाता है, फिर उस पर उतना ही % ब्याज, फिर ब्याज जुड़ जाता है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, कुछ लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगा के बहुत पैसा कमाते हैं, जो बहुत ही हरामपंथी है, जो नहीं करनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है, समझ आ गया मतलब। अब फॉर्मूला क्या है, हम कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, आपके पास रेट गिवन है, प्रिंसिपल हमारा पी, जो हमारा क्या बोलते हैं हम प्रिंसिपल को हिंदी में, रेट को हम दर बोलते हैं ना, टाइम को समय, और चक्रवृद्धि ब्याज, तो प्रिंसिपल को क्या बोलते थे, भूल गई, नहीं याद आ रहा, ऐसे मतलब मन में से फील हो रहा है कि कुछ तो बोलते थे प्रिंसिपल को हिंदी में, मूल, पता नहीं क्या बोलते थे, आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं भूल गई हूँ, गूगल करना पड़ेगा मुझे। ऐसे मन में आ रहा है कि कुछ बोलते थे लेकिन ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते थे। ठीक है चलो, जो भी था। तो इसका हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसका फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, सीधा सीधा आसान सा फॉर्मूला था। यहाँ पे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज देने में सबको चक्कर आते, फॉर्मूला याद करने में भी चक्कर आते हैं। कैसे, देखो P इंटू, ठीक है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इसकी पावर टाइम, देखो रेट है जो ये ब्रैकेट में आ रहा है, इसकी टाइम जो इसकी पावर में आ रहा है, और पावर में जब आता है तो वो मतलब बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है, तो ऐसे याद कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है, तो मतलब जो हमारा टाइम है वो पावर में आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल सेम ऐसे रहेगा, इनटू जो रेट लिखने का तरीका जो हम वहाँ पे r इंटू टी बाई 100 कर देते थे वो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस आर बाई 100, या फिर आप ऐसे याद कर लो कि p इंटू 100 प्लस आर बाई 100 की पावर t। ठीक है, किसी भी तरीके से याद कर लो, ये हमारा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं याद करनी तो आप सीधा सा ये फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ मत याद करो। ठीक है, उसके एक हमारे पास ये तरीका होता है कि अगर मान लो बोल रहा है कि कोई अमाउंट है जो n टाइम्स बन गई t ईयर्स में, मतलब n टाइम्स हो जाती है कुछ फिक्स अमाउंट साल के बाद, और वो कितने हैं अंडर CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम n की पावर m हमें पता करना है, n की पावर m, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, 4 साल में एक अमाउंट है जो दुगनी हो जाती है, दुगनी हो रही है तो मतलब n की वैल्यू कितनी है 2 है, और 4 साल है मतलब टाइम कितना है 4 साल। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने साल में ये अमाउंट 8 गुना हो जाएगी। अब ये 8 और 2 में कुछ रिलेशन है, 8 और 2 में ये रिलेशन है कि 2 की पावर 3 करते हैं तो वो 8 बन जाता है। इसने पहले बोला कि कोई अमाउंट थी जो दुगनी हो जाती थी 4 साल में, लेकिन वही अमाउंट 8 गुना कितने साल में होगी, तो ये 2 की पावर की ही बात कर रहा है, तो 2 की पावर की ही बात करें तो हम वहाँ पे सीधा सीधा क्या कर देते हैं m इंटू टी कर देते हैं, m इंटू टी कर देते हैं। ठीक है, m कितना है मेरा 3 है, ये पावर जो है ना ये हमारी m है, तो 3 हो गई, और टाइम दुगना कितने साल में हो रहा था 4 साल में, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 4 थी, 12 साल में मेरे पास 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, बस यही हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़, जैसे हमने स्क्वायर की पढ़ी थी वैसे क्यूबिक की भी होती हैं, सेम ये तरीके हैं, आप इनको याद कर लो। a प्लस बी क्यूब दिया है तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है यहाँ पे। ठीक है, इनके दोनों के फॉर्मूले ना थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े क्या ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस प्लस और माइनस याद करना है। अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों में हम क्या कर रहे हैं a क्यूब बी क्यूब, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3ab और अंदर कर रहे हैं a और b।
ठीक है। अगर प्लस का पूछा है तो सब जगह आपका प्लस आ जाएगा, अगर माइनस का पूछा है तो आपका सब जगह जितने भी साइन है ना, सब जगह आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। कुछ बच्चे ना ये प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो माइनस वाला फॉर्मूला है उसमें एक जगह माइनस आता है, एक जगह प्लस आता है। इस तरीके से याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी में माइनस था या ए बी स्क्वायर में माइनस था, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab करेंगे। जहाँ माइनस का पूछा है तो सब में माइनस आएगा, प्लस का पूछा है तो सब में प्लस आएगा। ठीक है। बस ये याद कर लेना, ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी या ए माइनस बी आएगा। ठीक है। अब ए क्यूब और बी क्यूब ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला, जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पढ़ा था, ए क्यूब और बी क्यूब वाला फॉर्मूला है। तो इसको भी याद करने का एक तरीका है कि अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो मतलब मेरे पास यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस दिया है तो मेरे पास यहाँ पे माइनस आएगा। दूसरी बात हमें क्या याद करनी है कि जो राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में एक बार तो माइनस आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे बीच में माइनस है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो माइनस जो है मेरा स्टार्टिंग में ही आ जाता है, ए माइनस बी। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ तो हमें प्लस में करना पड़ेगा, फिर हमें माइनस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। पूरे फॉर्मूले में राइट हैंड साइड का जो पूरा फॉर्मूला है उसमें मुझे एक बार माइनस यूज़ करना है, तो फिर मुझे वो ए बी के साथ यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। बस ऐसे याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी, पहले तो एज इट इज लिख देंगे ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। राइट हैंड साइड में बस एक बार माइनस लेना है, चाहे वो यहाँ पे इस फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा हो चाहे सेकंड ब्रैकेट में। अगर माइनस का फॉर्मूला है तो फर्स्ट में आ जाएगा, और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो हमारा यहाँ पे ए बी के साथ आ रहा है। ठीक है। बस ये आपके आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप रिवाइज कर लो। अब आपके क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करा देती हूँ इन सबसे रिलेटेड, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे तो मैं साथ साथ करा ही रही हूँ, एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको दे रखा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर्स 30 है, और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर 25 है, लास्ट 3 नंबर्स 35 है, 6 नंबर मुझे बताना है। तो इसमें क्या दिया है, मान लो मेरे पास कितने नंबर हैं, 9 नंबर से बोल रहा है। ठीक है। 9 नंबर्स बोल रहा है, तो मैं यहाँ तक कहाँ तक जा रही हूँ, A9 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एवरेज निकाल रहे हैं तो 9 करेंगे, जो कितना दे रखा है इसने 30 दे रखा है। ठीक है। इसने बोला पहले 5 नंबर का एवरेज, पहले 5 नंबर का एवरेज मतलब A5 तक जो एवरेज आ रहा है डिवाइडेड बाई 5, वो कितना है 25 है। फिर इसने बोला लास्ट 3 नंबर्स का, लास्ट 3 नंबर क्या आएंगे 7, A8 और A9। नंबर ऑफ टर्म्स लिख रही हूँ मैं, ये 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 35। तो मुझे बीच में क्या बच गया, 6 बच गया, A6, क्योंकि पहले 5 का ये है, लास्ट के 3 का ये है, तो बीच में एक ही नंबर बच गया, छठा नंबर, वो बताना है क्या आएगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, बताओ यहाँ से क्या करेंगे हम। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो सम आ रहा है ना ऊपर वाला सम, इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सीधा सीधा इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A9 जब मैं सम कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू आ रही है 9 इंटू 30। ठीक है। अब यहाँ से मैं निकालूंगी तो ये क्या आ रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A5 की वैल्यू जो कितनी आ रही है 25 बन जाए 125। यहाँ से मेरे पास लास्ट 3 टर्म्स की जो सम है वो कितना आ रहा है, A9 इज इक्वल टू 35 गुना 3। ठीक है। ये आ गया। अब इस सम में मेरे पास A5 तक की वैल्यू 125 है। ठीक है। 125, बीच में बच गया A6, और लास्ट 3 नंबर का जो सम है वो मेरा कितना आ रहा है, 5 3 15, 3 3 और 1 10, 105। ये 105 आ रही है। यहाँ से मेरे पास ये आ रहा है 270। ठीक है। ये आ गया। अब A6 बताओ क्या आएगी, इनको जोड़ो कितना आ रहा है यहाँ पे, 270 माइनस 5 और 5 10, 1 3, और ये हो गया 2, 230। तो मतलब A6 कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है। तो ये एवरेज वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है। हाँ जी, देखो ये इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मैं इसके जितने भी तरीके हैं ना, ये 4 तरीके से पूछा जाता है, उसको आप समझ लो। कि देखो जैसे जब हमें स्क्वायर रूट में कोई चीज़ हमें इनफाइनाइट टाइम्स दे रखी है। ठीक है। जैसे आपके क्वेश्चन में इनफाइनाइट टाइम प्लस में दे रखा है, मैं आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला करा रही हूँ, पहले ये समझ लो। अगर इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है कोई टर्म जो है स्क्वायर रूट में, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर रूट 20 ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम, तो इसका जो आंसर होता है ना, वो इसका आंसर सीधा सीधा 20 हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका आंसर सीधा सीधा 20 हो जाता है हमारे पास। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो। अगर मल्टीप्लिकेशन में है और स्क्वायर रूट इनफाइनाइट टाइम्स में कोई नंबर पूछा जा रहा है तो उसका आंसर सीधा सीधा वही नंबर हो जाता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में ये नंबर आपका जो है कितनी बार आता, फाइनाइट टाइम्स आता, मान लो इसको 3 बार पूछा है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में दिया है और 3 बार दिया है, फाइनाइट टाइम्स दिया है, तो उसका फॉर्मूला होता है जो नंबर हमारा दिया है उस नंबर को लिखेंगे, उसकी पावर में क्या लिखेंगे, 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है। ये याद कर लो, ये पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है। ज़रूर याद कर लो, छोटे छोटे ट्रिक्स से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2n करना। जो भी नंबर यहाँ पे 20 दिया है, चाहे 40 दिया हो, चाहे 1 लाख दिया हो, ये नंबर लिखेंगे, उसकी पावर में हम ये करेंगे। ये पावर को याद कर लो, 2n - 1 डिवाइडेड बाई 2n। अब 2n जो है, n क्या है, जितनी बार ये नंबर आपको दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, 1 2 और 3 बार, तो 2 की पावर 3 - 1 बटे 2 की पावर 3 करेंगे, तो मतलब 20 की पावर कितनी आ गई,
8 माइनस 1 7 आ गई, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 8। यही आपका आंसर हो जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा। तो अगर आपके पास ये प्लस में दिया है, जैसे 20 जो है आपको प्लस में दिया है, प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20, और ये कितनी बार आता है, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से। अब सेम यही अगर मुझे माइनस में दिया होता 20 माइनस स्क्वायर रूट 20 माइनस स्क्वायर रूट 20, इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। अब प्लस और माइनस वाला में क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। 1 लिखा है तो मुझे जो ये नंबर है ना, इस नंबर के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। इस नंबर के 2 फैक्टर बनेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब हमें प्लस में पूछा हो तो बड़े वाला नंबर इसका आंसर हो जाता है, और अगर मुझे माइनस में पूछा हो तो इसका छोटे वाला जो नंबर है वो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका 5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 20 के आप 2 फैक्टर करोगे, 4 पंजे 20, जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है, तो 4 पंजे 20, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर ऐसे दिया है तो इसका मतलब पहली बात तो प्लस में दिया है तो मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधा नंबर भी नहीं लिख सकती। तो फैक्टर बनाने किस तरीके से बनाने हैं, वो फैक्टर बनाने, यहाँ पे वहाँ पे पीछे क्वेश्चन में 1 था, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 लिखा तो इसका मतलब इस फैक्टर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, उन फैक्टर्स का 2 आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँ, 4 दूनी 8, 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो प्लस में लिखा तो बड़े वाला नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पे माइनस में लिखा होता कि 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से 2 आ जाता। प्लस में बड़ा वाला नंबर, माइनस में छोटा वाला नंबर। बस ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास अगर 2 लिखा तो फैक्टर इस तरीके से करो कि डिफरेंस 2 आए, 1 है तो इसका मतलब फैक्टर इस तरीके से करो कि डिफरेंस 1 आए। जो भी नंबर लिखा है उसका डिफरेंस देखना है कि फैक्टर्स का डिफरेंस वो आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो आपका अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, आई थिंक ये हो जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक रूट्स देखना है, क्वाड्रेटिक रूट्स। इसमें पूछा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 है, देन वैल्यू ऑफ k बताओ, k की वैल्यू बतानी है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल आ रहे हैं, इसने बोला इक्वल आ रहे हैं। एक आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं वो क्या होता है, d = होता है b² - 4ac। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मेरे पास, सॉरी, सिंपल ग्रेटर देन 0 है तो मतलब मेरे पास क्या आता है, अनइक्वल रूट्स आते हैं। अगर ये b² - 4ac की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाती है तो मेरे पास इक्वल रूट्स आते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू जो है लेस देन 0 आती है तो मेरे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ये 3 कंडीशन है, आप याद कर लो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल रूट्स आते हैं और रियल आते हैं, और इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स आते हैं, रियल आते हैं। लेस देन 0 है तो रियल नहीं आते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। b² - 4ac, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, 2x² + kx + 3, ठीक है, ये दे रखा है ना। हाँ, तो k की वैल्यू मुझे बतानी है, तो आप मुझे बताओ। यहाँ से लिखूंगी b² - 4ac = 0 आएगा, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। और b क्या होता है, मिडिल टर्म, मतलब k² - 4, a क्या है, इसके कोफिशिएंट x² का, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 3 = 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, k² क्या आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। तो k की वैल्यू होगी √24, तो मतलब इसका क्या लिखूँ मैं, 4 8 3 24 लिख सकते हैं उसको, और क्या लिख सकते हैं इसको, यही लिख सकते हैं 8 × 3। आंसर में देखो किस तरीके से दिया है, प्लस माइनस करेंगे, यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो 4 का 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √6 ± 2√6। फर्स्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई ना, वही लगेगी। ऊपर दिया है a³ - b³ टाइप की एक टर्म दी हुई है ना। यहाँ पे एक नंबर है, ये a है, ये b नंबर है। नीचे दिया a² + ab दिया है प्लस b² दिया है, तो यही फॉर्मूला बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है, a² + ab बन रहा है, यहाँ पे b² बन रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, वो क्या है, a - b × a² + ab + b², यही फॉर्मूला होता है। नीचे हमारे पास क्या लिखा है, a² + ab + b², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मेरे पास a - b बचेगा। a - b मतलब कि 2.75 में से आपको क्या माइनस करना है, 2.25 माइनस करना है। तो कितना आएगा इसका आंसर, 0 50, मतलब 0.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। एक आपको जब इस तरीके के फ्रैक्शंस पूछे हों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आपको इस तरीके के फ्रैक्शन दिए हैं, जैसे 4/5 दिया है, 7/8 दिया है, और 6/7 दिया है, और 5/6 दिया है, तो इनका बहुत आसान तरीका, वो क्या तरीका है कि जब भी आपको इस टाइप से फ्रैक्शन दी है कि उन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 डिफरेंस, ठीक है। क्या डिफरेंस आ रहा है सबका, एक का डिफरेंस है,
4 और 5 में 1 का अंतर, 7 8 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर, सब में 1 1 का अंतर है। तो हमें क्या करना है, अब इस टाइप की अगर टर्म्स आपको दें, बस ये ध्यान रखना कि अंतर जो डिफरेंस है वो सबका सेम आना चाहिए, चाहे 1 1 का अंतर हो, चाहे 2 2 का अंतर हो, 3 3 का अंतर हो, बस अंतर अगर चारों टर्म्स का सेम है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते हैं, मतलब ऊपर वाले नंबर को चेक करते हैं। ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर जिसका बड़ा है वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7/8 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 4/5 है। चाहे डिफरेंस 1 1 का हो, चाहे 2 2 का हो, सेम डिफरेंस होना चाहिए। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं इसको, ये आएगा असेंडिंग ऑर्डर 4 5 6 7, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ से ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर nth टर्म इज an 3 + 2n दिया है। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है वहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चंस रिपीट कर रखे हैं। तो पीवाईक्यू तो लगाने, इसलिए मैं बोलती थी हर बार की पीवाईक्यू लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब इसमें हमें सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का, जिसमें मुझे टर्म्स दे रखे हैं। देखो अगर आपने एपी नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरी वीडियो देख लो, वहाँ से समझ आ जाएगा। नहीं समझना है तो यहाँ समझ लो। एपी में हम क्या करते हैं, अगर हमें एन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, ठीक है, nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। d मेरा कॉमन डिफरेंस होता है, a मेरी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। d मेरा कॉमन डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस है, a मेरी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एन अगर मुझे सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू क्या करते हैं 2a + n - 1 × d करते हैं, ठीक है, n - 1 × d करते हैं, ये फॉर्मूला होता है सम का। इसने बोला पहली 25 टर्म का सम निकालो, पहली 24 टर्म्स का सम निकालो, और नंबर ऑफ टर्म्स इसने जो टर्म्स दे रखी वो इस तरीके से क्या है, a + 3n, क्या है गलत लिख दिया, an दिया है, 3 + 2n टाइप की टर्म आ रही है। तो मतलब मेरे पास a1 यहाँ से क्या आएगी, 3 + 2 आएगी, मतलब 5 आएगी। a2 कितनी आएगी, 3 + 2 2 = 4, यानी कि 7 आ रही है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो मेरी 5 है। तो मुझे निकालना है 24 टर्म्स का सम, n/2 मतलब 24/2 करूँगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2a + n - 1 × d। 2a मतलब 2 दूनी 4 पंजे 5 दूनी 10 + n - 1 यानी कि 24 - 1 23 × d करूँगी 2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से आएगा 12 10 + यहाँ पे 46 आएगा, 42 थोड़ी ना आएगा, 46 आएगा। तो यह आ गया 12 गुना, यहाँ से 12 गुना क्या आएगा, 10 + 46 करेंगे 56, 6 दूनी 12, लास्ट में मेरा 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक ही है जिसके लास्ट में 2 आ रहा है, जो लास्ट डिजिट है वो 2 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से, बस इस तरीके के क्वेश्चन है आपके। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो HCF LCM निकालना तो आई थिंक सबको आता ही है, वो तो निकल ही जाएगा। कॉन्सिक्यूटिव टर्म का ये भी निकल जाएगा। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको दे रखा है कि आपको रेशो दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो इसने दे रखा है, प्रिंसिपल है 25 और सिंपल इंटरेस्ट 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, ये होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इसने टाइम भी नहीं दे रखा, हाँ टाइम दे रखा है 1 ईयर। तो आप इनको क्या करो, x मान लो, प्रिंसिपल हो गया 25x और सिंपल इंटरेस्ट हो गया x हो गया, यहाँ पे x लिख दो = यहाँ पे लिखेंगे 25x गुना r मुझे निकालना, टाइम 1 दिया है, /100 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, 100x = 25x × r, है ना। तो r की वैल्यू मतलब क्या आ रही है, 100x/25x, तो मतलब x से x कैंसिल, ही हो गया 4, तो r कितना आ गया, 4% आ गया। यहाँ से 4% मेरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। बस ये रेशो इस तरीके से लिखते हैं, मेरा यहाँ से मोटिव था कि आपको रेशो समझ आ जाए, रेशो किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं वो आप रिवाइज कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। मैं जितनी हो सके उतनी फास्ट रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी आप रिवीजन कर लो, ताकि लेवल 3 के साथ आपका लेवल 2 का एग्जाम भी है क्लियर हो जाए। कई बार छोटे फॉर्मूले हमारे दिमाग से आउट हो जाते हैं, तो वो रिवीजन करने ज़रूरी है, ठीक है। आगे हम चंडीगढ़ TGT PGT की तैयारी करने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस को तैयारी करनी है। और अगर कुछ टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं तो चैनल पे एक बार अच्छे से विजिट कर लो, आपको हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है विद ऑल PYQs, तो जाके प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लो। थैंक यू सो मच।